हेलो क्लास 8। आप सभी का स्वागत है आपकी विज्ञान की कक्षा में। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की कक्षा में बच्चों आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर की। हम विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं को देखते हैं, परंतु हमारे आसपास कुछ जीव अत्यंत सूक्ष्म होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं ना। उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें ही हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। ठीक है, इन जीवों को ही सूक्ष्म जीव कहते हैं। इन्हें देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं? सूक्ष्म जीवों की अनुकूलन क्षमता उच्च होती है तथा ये लगभग हर जगह पाए जाते हैं, किसी भी इन्वायरमेंट में हो, चाहे वो गर्म जल के झरने हो, बर्फीला ठंडा पानी हो, लवण युक्त जल हो, मरुभूमि हो और पथरीली भूमि में भी जीवित रह सकते हैं। सूक्ष्मजीवी हमारे शरीर मृत एवं क्षय युक्त कार्बनिक पदार्थों में भी उपस्थित रहते हैं और इनकी कोशिकाएं कठोर बाहरी आवरण से घिरी रहती हैं, जिससे जिसे सिस्ट कहते हैं। और सूक्ष्म जीवों को जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, श्वेल और विषाणु आदि वर्गों में रखा गया है। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए विभिन्न प्रकार से लाभदायक होते हैं और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बच्चों, ये क्या होते हैं? ये हार्मफुल भी होते हैं लेकिन साथ साथ ये हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं। और कुछ कैसे होते हैं? कुछ हानिकारक होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि कैसे इनकी डिस्कवरी हुई, कैसे सूक्ष्म जीवों की खोज हुई। क्योंकि ऐसी किसी चीज की खोज कैसे हुई जो दिखाई नहीं देती है आंखों से ना। सूक्ष्म जीवों की खोज और उनके विषय में विस्तृत जानकारी का सीधा संबंध सूक्ष्मदर्शी के विकास से है। सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप का विकास होने से सूक्ष्मजीवी के अध्ययन से संबंधित कुछ प्रमुख खोजों के बारे में जानकारी मिली है। ठीक है, कुछ सूक्ष्म जीवी हानिकारक है परंतु अधिकतर लाभकारी भी है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुछ बैक्टीरिया वातावरण की नाइट्रोजन की स्थितिकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायता करते हैं जो पौधों के लिए उपयोगी है। सूक्ष्म जीवी का दूसरा उपयोग शराब, अचार, सिरका, पनीर, दही बनाने तथा तंबाकू को उसकी विशिष्ट सुगंध प्रदान करने में होता है। रोचक तत्व रोचक तथ्य है, सूक्ष्म जीवों को सबसे पहले 1677 ईस्वी में एवी ल्यूनहॉक द्वारा अपने ही बनाए सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा गया। ठीक है, ल्यूनहॉक ने इसका आविष्कार किया था। सूक्ष्मजीवी का वास स्थल, कैसे वो रहते हैं, उनका हैबिटेट क्या है? तो सूक्ष्मजीवी सभी प्रकार के वास स्थानों पे उपस्थित होते हैं, चाहे वो मिट्टी हो, जल हो, वायु हो, जितनी भी बाहरी जगह हो, सब जगह वो रहते हैं। यहाँ तक कि वो प्राणियों और मनुष्य के शरीर के बाहरी तथा भीतरी भागों में भी पाए जाते हैं। तो दे आर ऑल ओवर द एनवायरमेंट। ठीक है, मृदा के सूक्ष्म जगत में जीवाणु, प्रोटोजोआ और फफूंदी शामिल रहते हैं। मृदा में अनेक हानिकारक सूक्ष्मजीवी भी पाए जाते हैं। अब आप ये देख सकते हैं बच्चों, सूक्ष्मजीवी विज्ञान का इतिहास, इसको अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से याद कीजिएगा वैज्ञानिकों के नाम, वर्ष और उनका कंट्रीब्यूशन, योगदान। सूक्ष्मजीवी का इतना अधिक वितरण उनकी कठोरता तथा उच्च एवं निम्न ताप परसों के लिए अनुकूल क्षमता के कारण है और इसलिए संभव होता है। इनकी कोशिकाएं कठोर बाहरी आवरण से घिरी रहती हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? शिष्ट कहते हैं। शिष्ट के अंदर निष्क्रिय पड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें एक अच्छी परिस्थिति मिलती है वो क्रियाशील हो जाते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं बच्चों, कुछ सामान्य प्रकार होते हैं। इस तरह से आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माइक्रोस्कोप से विजिबल होते हैं। एक्टिविटी, गतिविधि 1, ये आपको स्वयं पढ़ना है और अच्छे से याद करना है। सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति उनके क्रियाओं द्वारा अनुभव की जा सकती है, इसलिए हमारे लिए बहुत से सूक्ष्मजीवी की क्रियाएं लाभदायक होती हैं। हमने पहले ही पढ़ा, जैसे दूध से दही बनाना हो, किवण आदि। जबकि कुछ सूक्ष्म जीव जुकाम, मलेरिया, त्वचा रोग तथा इन्फ्लुएंजा आदि रोग कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे सूक्ष्मजीवी संवर्धन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कल्चर। तो सूक्ष्मजीवी और उनकी वृद्धि के लिए अनुकूल माध्यम से संवर्धन किया जाता है, जिससे उनकी विविध आयामों में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, विभिन्न आयामों में अध्ययन किया जा सकता है। अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले है जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल। शैवाल, ठीक है, शैवाल, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल। चलिए एक एक करके इनको अच्छे से हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो बैक्टीरिया का आकार आपको दिया गया है, उसका डाटा आपको दिया गया है। सबसे छोटे जीवाणु की लंबाई दंड रूप जीवाणु होती है, ये सारी चीजें आपको दी गई है। ये विभिन्न प्रकार के जीवाणु की आपको, बैक्टीरिया की आपको इमेजेस दी गई है।
संरचना, सो जीवाणुओं की संरचना कैसी होती है? एक आदिम कोशिका जैसी होती है। उनके झिल्लीदार कोशिकांग नहीं होते हैं और कोई विकसित केंद्रक भी नहीं होता है। कोशिका भित्ति कठोर होती है जिसका संगठन दूसरी कोशिकाओं से अलग होता है। कोशिका द्रव कणिकायम शान होता है और केंद्रक पदार्थ एवं प्लाज्मा झिल्ली के बीच पाया जाता है और इसमें 70 से बच्चों 80 से ज्यादा आर्द्रता की मात्रा होती है। ठीक है। अब आकार के आधार पर जीवाणुओं को 4 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? बेसिलस अथवा दंडाकार, कोकस अथवा गोला आकार, स्पाइरल अथवा स्प्रिलाकार, विब्रियो अथवा कोमाकार, स्प्रिलाकार। ठीक है। तो ये सारे उनके प्रकार हैं किसके? बैक्टीरिया के, जिसमें उनको उनके आकार पे जीवाणुओं को 4 भागों में विभाजित किया गया है। रंग के व्यवहार के अंतर का प्रमुख कारण है बैक्टीरिया की कोशिका झिल्ली की बनावट और संरचना में अंतर। बेसिलस, स्टेफाइलोकोकस एवं स्टेप्टोकोकस पर रंग नहीं टिकते और यह ग्राम नेगेटिव जीवाणु है, जबकि इस्रिचिया कोलाई, साल्मोनेला और स्पीरियम में धब्बे बराबर रहते हैं। इन्हें ग्राम पॉजिटिव कहते हैं। पोषण, ये कैसे पोषण देते हैं? खुद से भी ले सकते हैं, पर पोषित भी होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं और रसायन संश्लेषी भी होते हैं। ठीक है। अब इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है? जीवाणुओं को जीवित रहने एवं प्रजनन के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस का औसत ताप और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। प्रजनन के समय विधि कोशिका विभाजन अथवा द्विखंडन है। अनेक जीवाणु प्रतिकूल वातावरण में बीजाणु अंत बीजाणु उत्पन्न करते हैं और यह बनावट में अत्यधिक प्रतिरोधी होते हैं और इनका कोशिका द्रव बहुत ही गाढ़ा होता है। ये आप देख सकते हैं बच्चों, ये कैसे उनका प्रजनन होता है। ये आप देख सकते हैं, एक बैक्टीरिया से सेल डिवीजन होता है, उसके बाद डिवीजन होते होते ये दो आपके सेल डिवीजन में 2 बैक्टीरिया आपके डेवलप हो जाते हैं। अब हम एल्गी के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। एल्गी आप सभी ने देखी होगी। एल्गी को हम काई भी बोलते हैं। ठहरे हुए जल की सतह पर किनारों पर एक हरी परत दिखाई देती है। इस परत को शैवाल उपस्थित होता है। इस परत में शैवाल उपस्थित होता है और जो शैवाल है ज्यादातर बहुकोशिकीय तथा बहुकोशिकीय यानी कि मल्टी सेलुलर होता है तथा पर्याप्त रूप से बड़े होते हैं, जिससे उन्हें हम आंख से भी देख सकते हैं। काई जो है हम आंख से देख सकते हैं ना। शैवालों की माप सूक्ष्मदर्शिया एक कोशिकीय प्रकार 1 माइक्रोन से लेकर कई मीटर लंबे विशाल समुद्री शैवाल तक हो सकती है। तो ये क्या, ये ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती है। छोटे छोटे होते हैं, हम इन्हें ऐसे भी देख सकते हैं। इनका न्यूट्रिशन कैसे होता है? शैवाल पादप जैसे जीव होते हैं जिन्हें पर्णहरित पाया जाता है और ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। यानी इनमें क्या प्रेजेंट है? इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और ये फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपना खाना स्वयं बना लेते हैं। रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो शैवालों में प्रजनन अधिकतर खंडन फ्रेगमेंटेशन से होता है। कायाकिक प्रजनन के द्वारा होता है। शैवाल अलैंगिक रूप से बीजाणु निर्माण के द्वारा भी प्रजनन करते हैं। फंगस बच्चों, फंगस के बारे में पढ़ते हैं। फंगस क्या होते हैं? ये कलरलेस होते हैं, इसमें कलर नहीं होता, ये रंगहीन होते हैं तथा इसमें मत्सस्त रस्ट एवं रिगबोरियस शामिल है। कवक पौधों के प्रकार के जीव है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है तथा इसलिए इनमें प्रकाश, अब हमें पता है कि बिना क्लोरोफिल के प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता है, तो इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। ये सभी ऐसे वातावरण जहां उचित कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं वहीं पाए जाते हैं। ठीक है। कवक अंधेरे आर्द्र स्थान और उनमें से अधिकांश जीवाणु से अधिक ताप भिन्नता को सह सकते हैं। कवक क्या है? परजीवी एवं मृतजीवी दोनों प्रकार के हो सकते हैं और दोनों ही प्रकार के कवक बाह्य कार्बनिक पदार्थों के पाचन के लिए एंजाइम स्वत्रावित करते हैं। अब स्ट्रक्चर कैसा है इनका? तो बहुत से कवकों में लंबी धागों के समान रचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हाइफी कहते हैं। ये संयुक्त समूह बनाती हैं जिसे माइसिलम कहा जाता है। सभी कवकों में हरित लवण नहीं होता है। पौधे के समान कवकों में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है। पोषण कैसे करते हैं? कवक परजीवी एक मृतजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। जब यह सड़े गले एवं मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं तो यह मृतजीवी कहलाते हैं और जब यह अपना भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर करते हैं तो यह परजीवी कहलाते हैं। आई होप आपने पैरासाइट्स
पढ़ा होगा, तो क्या होता है, ये मृतजीवी भी होते हैं और ये परजीवी भी होते हैं। प्रजनन कैसे करते हैं? लैंगिक एवं अलैंगिक दोनों प्रकार के प्रजनन करते हैं। ठीक है। खंडन, विखंडन, इसमें इसमें जीव दो अथवा अधिक खंडों में टूट जाते हैं, सेल डिवीजन होता है। विखंडन, जब जीव पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तब है मुकुलन, जीवों के शरीर पर एक उभार के समान संरचना बनती है जिसे बट कहते हैं, और शरीर का केंद्रक दो भागों में विभाजित हो जाता है, तो उसमें से एक केंद्रक मुकुल में आ जाता है। मुकुल पैतृक जीव से अलग होकर वृद्धि करता है और पूर्ण विकसित जीव बन जाता है, और बीजाणु सैक जैसी संरचनाओं में बीजाणु बनते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? स्पैरोजिया स्पैरेंजो सॉरी स्पैरेंजो जिसे स्पोरेंजिया कहते हैं, और यह स्पोरेंजिया स्पोरेंजियोफोर पर बनता है। टाइप्स, कवकों के प्रकार, सबसे पहले बच्चों आपका है ईस्ट। ईस्ट क्या है? ईस्ट की कोशिकाएं गोलाकार की होती है, दीर्घवृत्तीय अथवा बेलनाकार आकृति की भी हो सकती है। देन वी हैव मिल्ड्यू। मिल्ड्यू एक कोशिका यूनिसेलुलर होता है, जिसमें से अधिकांश परजीवी हैं, जो कि अंगूर, गुलाब, करोंदा, गेहूं तथा जौ के पौधे पर उगते हैं। अब है आपका मोल्ड। मोल्ड क्या है? बहुकोशिकीय कवक है। ये धागे अथवा हाइफे मिलकर माइसीलियम बनाती हैं और इनका आकार 2 से 10 माइक्रेन तक होता है। अब है लास्ट वाला बच्चों, कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता सबसे बड़ा कवक है। ये वर्षा ऋतु में सड़ी हुई लकड़ी पर अथवा घास के मैदान पर उगते हैं। यूजेस क्या है? ब्रेड, केक, इडली, डोसा, इन सब में बच्चों ईस्ट होता है। ईस्ट विटामिन से भरपूर होता है। शराब, बियर आदि फल के रसों में, जौ के रस में इसका प्रयोग होता है। कुछ कवक जैसे कुकुरमुत्ता, ये भोजन के रूप में इस्तेमाल होता है इनका। पेनिसिलिन प्रतिजैविक कवक से तैयार की जाती है और यह कार्बन वज्र के अपघटन में सहायक है, या जीव मंडल में पोषक तत्वों को पुनः चक्रण में भी सहायता करते हैं। तो आप देख रहे हैं बच्चों, कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे लाभदायक है और हानिकारक है। ये देखिए हानिकारक कैसे है। फंगस, कुछ कवकों से त्वचा रोग हो जाता है, चेहरे पे दाग वगैरह हो जाता है ना बच्चों। कवकों से पौधों में कुछ रोग हो जाता है, जैसे गेहूं के पौधों में कीट अथवा रुतुआ रस्ट, आलू के पौधों को सुखा देना। अनेक कवक खाद्य पदार्थ, चमड़े, कागज, कपड़े और फर्नीचर की पॉलिश को खराब कर सकते हैं, और एक प्रकार का कवक मानव के पैर की उंगलियों के बीच में रहता है, जिससे भयानक खुजली होती है। इसे एथलीट फुट नामक बीमारी भी कहते हैं। तो आप देख रहे हो कैसे उसके यूजफुल इफेक्ट भी है और हार्मफुल इफेक्ट भी है। अब हम पढ़ेंगे वायरस के बारे में। विषाणु बैक्टीरिया से भी सूक्ष्म होते हैं और इनका आकार आप देख सकते हैं 0.015 से 0.2 माइक्रोन तक होता है। इनको किसी शक्तिशाली प्रकाश सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देखा जा सकता है। इनकी उपस्थिति का पता इन्हें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में देखकर लगाया जा सकता है। वायरस प्रत्येक स्थान पर पाए जाते हैं बच्चों, जैसे कि सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं तो वायरस भी पाए जाते हैं। आकृति कैसी होती है? विभिन्न आकार की होती है। संरचना, इनकी संरचना सरल होती है और एक वायरस में कुछ मात्रा में अनुवांशिक पदार्थ डीएनए अथवा आरएनए के रूप में एक सुरक्षित प्रोटीन आवरण से घिरा रहता है। प्रजनन कैसे होता है? वायरस स्वयं जनन नहीं कर सकता है, खुद नहीं पैदा हो सकता है। इसके ज्ञात होता है कि वायरस जीवित जीव नहीं है, ये केवल जीवित कोशिकाओं के अंदर अपना गुणन करते हैं, और ये केवल मेजबान के अंदर, इनको होस्ट चाहिए होता है, मेजबान के अंदर ही वृद्धि करते हैं। ठीक है, और वहीं से इनका डिवीजन विभाजन होता है। हानिकारक वायरस कौन कौन से हैं? वायरस की अनेक बीमारियां होती हैं, जैसे पौधे, जंतु और मानव में रोग फैलते हैं। समान सर्दी, गलसुआ, खसरा, पीलिया, चिकन पॉक्स, रेबीज एंड एड्स वायरस द्वारा प्रसारित कुछ रोग हैं। बहुत सारे आपको रोग बच्चों दिए गए हैं, और इसके अलावा आप सभी जानते हैं कोविड-19 कोरोना वायरस भी आया था। तो वो उसको क्या है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करता था? वो लोगों की बॉडी में जाता था और बॉडी में को जब उसे होस्ट मिल जाता था तो वहीं जाके वो एक्टिवेट हो जाता था, जिसके कारण बहुत से लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ एक कोशी कि ये जीव है जो कॉलोनी के रूप में बहुत ही कम पाया जाता है, और प्रोटोजोआ का एक समान कोशिका में कोशिका द्रव की झिल्ली, केंद्रक तथा माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कोशिकांग पाए जाते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिन, प्लाज्मोडियम एंड अमीबा और ट्राइपोनोसोमा इनके कुछ उदाहरण हैं। ठीक है। प्राप्ति, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तालाब के अंदर, पशुओं के ऊपर, छाया पत्तों पर, मृदा में, एक्सेट्रा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं बच्चों, डायग्राम बना है, अच्छे से देखिए इसे। गतिविधि 3, अमीबा का अवलोकन करना, इसको अच्छे से पढ़िएगा और याद कीजिएगा। आकार,
प्रोटोजोआ का आकार पारस 2 से 200 माइक्रोन तक होता है। पोषण, इनके पोषण में विभिन्नता होती है। यूग्लिन को छोड़कर इनमें से अधिकांश प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का निर्माण नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल की उपस्थिति नहीं होती है। प्रजनन, दोनों तरह का प्रजनन होता है, लैंगिक और अलैंगिक। प्लाज्मोडियम क्या है? यह एक परजीवी है और एवं इससे मलेरिया नामक बीमारी होती है। ठीक है, प्लाज्मोडियम से क्या होता है? मलेरिया नामक बीमारी होती है। मादा एनोफिलिस द्वारा, फीमेल मादा एनोफिलिस द्वारा मलेरिया के रोगी को काटने पर मलेरिया परजीवी शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और एनोफिलिस मच्छर केवल मलेरिया परजीवी वाहक का काम करता है। ठीक है। ट्राइपोनोसोमा द्वारा एक खतरनाक बीमारी होती है जिसे स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं और यह अधिकतर निद्रालु व्याधि अधिकतर अफ्रीकी देशों में होती है। इसमें क्या होता है? इंसान सोता ही रहता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? प्रोटोजोआ भोजन श्रृंखला को जोड़ने की कड़ी बनाते हैं। कुछ प्रोटोजोआ सीवर के वज्र पदार्थों का अपघटन करते हैं। ये पदार्थों के चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और कुछ प्रोटोजोआ सहजीवी संबंध के द्वारा रहते हैं जिससे दूसरे जीवों को भी लाभ होता है। या बच्चों देख सकते हैं, इस तालिका को आप अच्छे से याद कीजिए। सूक्ष्मजीवी का नाम, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल और उनकी संख्या और उनके आकार, ये टेबल आप अच्छे से याद कीजिएगा। अदर यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों के अनुप्रयोग क्या क्या है? मल जल का द्वितीयक उपचार सूक्ष्मजीवी क्रिया द्वारा होता है और इसमें वायवीय बैक्टीरिया सक्रिय होते हैं। इस प्रक्रम में बैसिलस, सुडोमोनाज एवं प्रोटियम प्रजातियां का उपयोग होता है और ये मल जल निकास टैंक में सक्रिय पाए जाते हैं। यहाँ पर अवयवीय बैक्टीरिया अपाचित मल को तेजी से अपघटन करता है और इससे मीथेन गैस निकलती है और प्राप्त गैस के मिश्रण का उपयोग बायोगैस ईंधन के रूप में किया जाता है। सीवर के पाचन के बाद बचा हुआ जो आपंक है, स्लज है, नाइट्रोजन से भरपूर होता है और सूखने के पश्चात इसका उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा, सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ा। अच्छे से पाठ का अध्ययन कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा चैप्टर को अच्छे से और मैं मिलूंगी आपसे आपकी अगली कक्षा में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।